तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। यह कहानी शुरू होती है 1791 में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था। उस समय वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए हुए थे और वहाँ उन्हें एक फ्रेंच लड़की एनेट वैलोन से प्यार हो जाता है। वे वहाँ उस लड़की के साथ कुछ समय तक रहे। इसी बीच एनेट वैलोन प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 1792 में उनकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम कैरोलिन रखा जाता है। हालांकि फ्रांस में युद्ध का माहौल चल रहा था और वर्ड्सवर्थ की भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड वापस आना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद ऐसी कंडीशन रही और वर्ड्सवर्थ का ऐसा बिहेवियर भी रहा जिससे यह क्लियर हो गया कि वर्ड्सवर्थ एनिट से शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यह है कि वर्ड्सवर्थ ने जितना हो सकता था एनिट और अपनी बेटी को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। बहुत समय तक ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध का माहौल चलता रहा, जिसकी वजह से कई सालों तक वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी से नहीं मिल पाए। और जब दोनों देशों के बीच शांति कायम हुई तब 1802 में वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ फ्रांस गए। फ्रांस जाने का विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ही मकसद था कि वह एनिट वैलोन को यह बताना चाहते थे कि वह शादी कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने स्कूल की दोस्त मैरी हचिंसन से शादी करना चाहते थे, तो वे चाहते थे कि एनिट को भी इस बात का पता रहे। हालांकि दोस्तों, ये बात सच है कि मैरी हचिंसन खुद ही चाहती थी कि वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी के लिए कुछ करें। तो वर्ड्सवर्थ ने कैरोलिन की शादी के बाद 1816 में 30 यूरो प्रति वर्ष उनको देना शुरू किया, जो आज के टाइम में करीब 2400 यूरो के बराबर होता है। और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो यह 2 लाख रुपए के बराबर हो जाता है। तो जिस पोएम को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जब वर्ड्सवर्थ 1802 में कैरोलिन से मिलकर वापस इंग्लैंड आए थे, तब उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी कैरोलिन को याद करते हुए इस पोएम को लिखा था। इस पोएम का नाम है इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री, और यह एक सोनेट पोएम है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ अपने 9 साल की बेटी को याद कर रहे हैं, जिसके साथ वह समुद्री तट पर घूम रहे होते हैं, और वह उसी पल को याद करके इस पोएम को लिखते हैं। दोस्तों, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा था तो उन्होंने इस पोएम का कोई टाइटल नहीं दिया था। जब इसका पब्लिकेशन 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में कराया जा रहा था, तब इसकी पहली लाइन को ही इसका टाइटल बना दिया गया। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABBA ACCA DEF DFE। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बताई गई सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पोएम की शुरुआत करते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री। जिस शाम विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी कैरोलिन के साथ समुद्र के किनारे टहल रहे होते हैं, उसी शाम के बारे में वह बोल रहे हैं कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग। यह एक बहुत ही खूबसूरत शाम है, काम एंड फ्री, जो बहुत ही शांत है और बहुत ही फुर्सत से भरी हुई है। द होली टाइम इज़ क्वाइट एज अ नन। यहाँ पे क्वाइट का अर्थ होता है शांत। तो यह जो प्यारा समय है, यह एक नन की तरह शांत है। दोस्तों, नन उस लड़की को कहते हैं जो चर्च में पूजा करती है और पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करती है। तो यह जो समय है, यह जो शाम का समय है, एक नन की तरह बहुत ही शांत है। ब्रीथलेस विथ एडोरेशन। जैसे कोई नन प्रार्थना करते समय ब्रीथलेस यानी बहुत ही शांत हो जाती है, यानी वह इतना शांत हो जाती है कि हमें उसकी सांसें तक सुनाई नहीं देती, तो वैसे ही यह शाम भी एक नन की तरह शांत हो गई है, पवित्र हो गई है। द ब्रॉड सन इज सिंकिंग डाउन इन इट्स ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे ब्रॉड का अर्थ होता है बहुत ही चौड़ा, सिंकिंग का अर्थ होता है डूबना, और ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है शांति। तो यह जो विशाल सूरज है, यह बहुत ही शांति से डूब रहा है। द जेंटलनेस ऑफ हेवन ब्रूड्स ओवर द सी। और जो हेवन की कोमलता है, जो हेवन की जेंटलनेस है, वह पूरे समुद्र पर फैल गई है। ब्रूड्स ओवर का मतलब होता है फैल जाना, और यहाँ पे हेवन का सेंस है स्काई, आसमान से। तो जो आसमान की कोमलता है, इस शाम में जो उसकी सुंदरता है, वह पूरे समुद्र पर फैल गई है। लिसन, सुनो, द माइटी बीइंग इज अवेक। वह सर्वशक्तिमान जाग चुका है। यानी आप यहाँ पे नेचर को ही सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि वह सर्वशक्तिमान जाग चुका है। एंड डोथ विथ हिज एटर्नल मोशन मेक। और वही इस एटर्नल मोशन यानी इस निरंतर गति को कर रहा है। अ साउंड लाइक थंडर एवर लास्टिंगली। दोस्तों, यहाँ पे जो पोएट एटर्नल मोशन की बात कर रहे हैं, यह उसी समुद्र की लहरों के बारे में बात कर रहे हैं जो एवर लास्टिंगली, जो निरंतर आ रही हैं, जा रही हैं, और कह रहे हैं कि अ साउंड लाइक थंडर, और जिसकी आवाज़ एक कड़कड़ाहट की तरह सुनाई दे रही है। तो ऊपर की इन तीनों लाइनों को एक बार फिर से समझिए। तो पोएट कहते हैं कि सुनो, वह सर्वशक्तिमान जाग चुका है और वही इस इटर्नल मोशन, इस निरंतर गति को कर रहा है। यानी समुद्र में जो लगातार गति हो रही है, जो लगातार मोशन हो रहा है, उस गति को वही सर्वशक्तिमान कर रहा है
और उस गति से एक थंडर की आवाज़ निकल रही है एवरलास्टिंगली, बिना रुके हुए। डियर चाइल्ड, डियर गर्ल दैट वॉकेस्ट विथ मी हियर। यहाँ पर पोएट अपनी बेटी कैरोलिन को एड्रेस करके कहते हैं कि डियर चाइल्ड, यह प्यारी बच्ची, डियर गर्ल और यह प्यारी लड़की, दैट वॉकेस्ट विथ मी हियर, जो मेरे साथ यहाँ पर घूम रही है। इफ़ दाउ अपीयर अनटच्ड बाय सोलोमन थॉट। भले ही कैरोलिन इन गंभीर विचारों से अनछुई है, अनजान है। यहाँ पे अनटच्ड का मतलब होता है अनछुई या अनजान, और सोलोमन थॉट का मतलब होता है सीरियस थॉट या फिर गंभीर विचार। तो पोएट कहते हैं कि भले ही कैरोलिन इन गंभीर विचारों से अनछुई है कि कोई सर्वशक्तिमान है जो कि सब चीज़ों में मोशन कर रहा है, दाई नेचर इज़ नॉट देयर फॉर लेस डिवाइन, लेकिन इन सब चीज़ों से अनजान होने के बावजूद भी तुम स्वयं भी नेचर से कम प्रभावशाली नहीं हो, तुम नेचर से कम डिवाइन नहीं हो। दाउ लाइस्ट इन अब्राहम्स बोसम ऑल द ईयर। दाउ लाइस्ट, तुम रहती हो इन अब्राहम्स बोसम, ईश्वर की कृपा में, ऑल द ईयर, हर समय। तुम ईश्वर की कृपा में हमेशा रहती हो, यानी तुम पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। एंड वर्शिपेस्ट एट द टेम्पल्स इनर श्राइन। एंड वर्शिपेस्ट, और तुम पूजा करती हो, एट द टेम्पल्स इनर श्राइन, मंदिर के इनर श्राइन में जाकर। दोस्तों यहाँ पे इनर श्राइन का मतलब होता है गर्भगृह। किसी मंदिर में इनर श्राइन वह स्थान होता है जहाँ पे ईश्वर की मूर्ति रहती है, तो वहाँ पे हर इंसान को जाना अलाउ नहीं होता है, केवल वहाँ पे टेम्पल के प्रिस्ट यानी पुजारी ही जा सकते हैं। तो पोएट कहते हैं कि क्योंकि कैरोलिन पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है और वह टेम्पल के इनर श्राइन यानी कि गर्भगृह में जाकर पूजा कर सकती है, क्योंकि अभी कैरोलिन छोटी बच्ची है तो वह बहुत ही पवित्र है, तो उसे मंदिर के इनर श्राइन में भी जाने की परमिशन है। गॉड बीइंग विद दी व्हेन वी नो इट नॉट। गॉड बीइंग विद दी, ईश्वर तुम्हारे साथ रहते हैं, व्हेन वी नो इट नॉट, जब हमें पता भी नहीं होता। यानी ईश्वर की प्रेजेंस को तुम अपने पास महसूस कर लेती हो, जबकि हम एडल्ट्स उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस पोएम को हम फिर से कुछ ही सेकंड में समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इस शाम, जिस शाम को मैं अपनी बेटी कैरोलिन के साथ इस समुद्र के किनारे टहल रहा हूँ, यह शाम बहुत ही सुंदर, शांत और फुर्सत से भरी हुई है। यह शाम का जो समय है एक नन की तरह बहुत ही शांत है। जैसे कोई नन प्रार्थना करते समय बिल्कुल शांत हो जाती है, वैसे ही यह शाम बहुत ही शांत है, बहुत ही पवित्र है। और यह जो विशाल सूरज है यह भी शांति से धीरे धीरे डूब रहा है, और इस आसमान की जो कोमलता है वह पूरे समुद्र पर फैल रही है। सुनो, वह सर्वशक्तिमान, वह ईश्वर जाग चुका है, और वही इस जो समुद्र में लगातार गति हो रही है इस मोशन को कर रहा है, जिससे एक थंडर की आवाज़ निकल रही है। यह जो प्यारी बच्ची, यह प्यारी लड़की जो मेरे साथ घूम रही है, वह इन सभी गंभीर चीज़ों से बिल्कुल अनजान है, लेकिन वह स्वयं भी नेचर से कम प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि कैरोलिन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है, तो वह मंदिर के सबसे इनर श्राइन में जाकर पूजा कर सकती है, यानी वह ईश्वर के बहुत ही करीब है। ईश्वर कैरोलिन के साथ हमेशा बने रहते हैं, जबकि इस बात का हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि यह जो इस पोएम की आखिरी लाइन है, गॉड बीइंग विद दी व्हेन वी नो इट नॉट। दोस्तों इस लाइन का जो पूरा सेंस है कि ईश्वर कैरोलिन के साथ हमेशा रहते हैं, यानी कैरोलिन ईश्वर को महसूस कर सकती है, लेकिन हम जो एडल्ट्स हैं, हम जो बड़े हो चुके हैं, हम उस ईश्वर को नहीं महसूस कर पाते हैं। यह जो थॉट है वर्ड्सवर्थ का, इस पूरे थॉट पर वर्ड्सवर्थ ने अपनी ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को लिखा हुआ है। उस पूरी थीम में यही बात करी गई है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम एक दिव्य रोशनी को अपने पास महसूस कर लेते हैं, यानी कि हम ईश्वर को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं उस दिव्य रोशनी को हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं और हम सांसारिकता में बंध जाते हैं। हम धीरे धीरे यहाँ की चीज़ों में खो जाते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, जब हम यहाँ की चीज़ों को सीखते हैं, तो फिर हम जो ईश्वरीय रोशनी है उसके बारे में भूलते जाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ की जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है वह इसी थॉट पे लिखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी सारी जरूरी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।